लो वापस आ गया हूँ सीबीएसई क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देखने वाले हैं। पहले आज बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। इसमें दो लॉज देखने को है, ठीक है। दो लॉ के जरिए हम क्या करेंगे, एटम को थोड़ा बिहेवियर को समझेंगे भैया कि एटम किस तरीके से थोड़ा बिहेव कर रहा होता है। दोनों लॉज क्या है, पहला लॉ आप देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को हमारे एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एंटोइन लेवॉइजर, उन्होंने दिया था। समझेंगे अच्छे से क्या बताया था। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको हमारे जोसेफ प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। दोनों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो नाम से पता चल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, मास की बात हो रही है, कंजर्वेशन उसको बचाने की बात हो रही है, ठीक है, कि मास हमारा बचे रहे। होता क्या है, जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो जो भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, यही तो होता है भैया केमिकल रिएक्शन में, कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करे और एक प्रोडक्ट बना के दे। एक या एक से ज्यादा भी दे सकते हैं। तो रिएक्टेंट का जो मास होगा ओवरऑल, और जो हमारे ओवरऑल प्रोडक्ट का मास होगा, दोनों बराबर आएगा। ये बोला जा रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर, कि मतलब मास डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो ना ही कोई नया मास बनता है और ना ही कोई पहले से बना हुआ मास डिस्ट्रॉय होता है प्रोडक्ट बनने के बाद। तो इनिशियल मास और फाइनल मास हमेशा बराबर होता है, ये बताया जा रहा है। थोड़ा समझते हैं इसको एग्जांपल से। यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास लेट से मैं वाटर की बात करूँ, जब पानी जब बन रहा होता है भैया, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों कंबाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पे तो एग्जांपल दे रहे हैं। सो हमने क्या किया, यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे जी लिख दे रहा हूँ, जी फॉर गैस। ये कंबाइन कर रहा है हमारे O2 ऑक्सीजन गैस से। कंबाइन करेगा, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बनेगा। जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो होगा H2O, जो कि हमारी वाटर है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा क्या है हमारा, ये रिएक्टेंट हो गया। और जो ये आपको यहाँ पे मिला, ये हमारी क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट मिला। देखो यहाँ पे आपको जो ये वाटर मिला, ये कैसा लिक्विड फॉर्म में होगा, देख रहे हो, दो दो गैसेस ने कंबाइन करा और प्रोडक्ट एकदम अलग सा स्टेट मिला, जो कि हमको लिक्विड मिला है ना। एकदम अद्भुत सा होता है भैया केमिकल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे, सो क्या बात कर रहे हैं कि मास कंजर्व रहता है ना, इनिशियल और बिफोर। इनिशियल का और बाद का कंजर्व रहता है। तो लेट से अगर मैं क्या करता है यहाँ पे, लेट से 5 ग्राम, मेरे पास जो है 5 ग्राम हाइड्रोजन का गैस होता है। कितना होता है, 5 ग्राम हाइड्रोजन का H2 गैस, ठीक है। और उसको मैं क्या कर रहा होता, अगर कंबाइन कर रहा होता, लेट से 15 ग्राम किससे, ऑक्सीजन के गैस से। तो O2 यहाँ पे मेरे पास 15 ग्राम है, और ये कंबाइन करके क्या बना के देते मेरे को, H2O बना के देते भैया। H2O बना के देते। तो जो H2O बन के आता, उसकी मास क्या होती, जाहिर सी बात है, इन दोनों को ऐड करो, 15 प्लस 5 आपको देगा 20 ग्राम्स। तो आपकी जो मास बन के आएगी H2O की, वो 20 ग्राम्स ही होने वाली है। क्योंकि आपने क्या देखा, लॉ क्या बता रहा है कि मास हमेशा कंजर्व रहता है, वो खत्म नहीं होगा, ना ही नया मास बन के आएगा। समझ में आ रहा है। अब थोड़ा समझते हैं कि मास क्यों कंजर्व रहता है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या साइंस है, कंजर्व क्यों हो रहा है भैया। जब दो गैस कंबाइन कर लिक्विड बना रहे हैं, या मान लो अगर सेम स्टेट का भी चीज होता है कि गैस गैस कंबाइन करा गैस बना रहा होता है, या गैस गैस कंबाइन करा लिक्विड बना रहा होता है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो क्यों मास कंजर्व है भैया। इसका पीछे रीजन जानते हैं। देखो रीजन बड़ा सिंपल है। देखो इसको मैं रब कर दूं, तो होता ये है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, वाटर का ही ले लेते हैं, ऑल दो तो ढेरों एग्जांपल भरे पड़े हैं हमारे। सिंपल से एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे H2 ही था हमारे पास, H2 प्लस O2, इन्होंने कंबाइन करा और क्या बनाया, H2O, जो कि हमारी लिक्विड फॉर्म में होगी। जरा इसको बैलेंस करो जरा। यहाँ पे देखो, दो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। तो दो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे में 2 बैठा दो बस, ठीक है। देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन 2 बैठाने से हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 2 जार 4। तो यहाँ पे बैठाना पड़ेगा 2। अब हो गया, देखो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करो अच्छे से, मैं अगर एटम्स की बात करूँ, रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है, तो आप देखो यहाँ पे 2 2 जार 4, तो यहाँ पे 4 हमारे पास जो है, 4 हमारे पास एटम्स है किसके, हाइड्रोजन के। और यहाँ पे आप बोल सकते हो एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, या आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। यही तो होता है ना भैया, मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम जब कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस केस में हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। एक मॉलिक्यूल मतलब कि यहाँ पे आपको 2 एटम्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 4 एटम हाइड्रोजन के हैं और 2 एटम हमारे पास ऑक्सीजन के हैं। इन्होंने कंबाइन करके जो दिया 2H2O, इसमें देखो कितना एटम्स है, हाइड्रोजन की बात करें 2 2 जार 4, तो यहाँ पे देखो 4 एटम्स आपके पास हाइड्रोजन का है, और उस तरीके से आपके पास देखो 2 ऑक्सीजन के आपके एटम्स है। तो अल्टीमेट देखो 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 एटम्स। और यहाँ पे भी देखो 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 एटम। तो आप देखो एटम्स जो है दोनों साइड बराबर है। मास कौन कैरी कर रहा होता है, मास जो है एटम के पास होती है भैया। अब चूंकि मास एटम नंबर ही बराबर है दोनों साइड, तो मास भी तो बराबर ही होगा, है ना। मास ज्यादा कम कैसे हो सकता है। इसलिए आपने देखा कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, तो कोई भी नया मास बनकर नहीं आता है, ना ही पुराना मास कोई डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, ठीक है। मास कंजर्व रहता है, ये हमारा बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थोड़ा देखते हैं इसको अच्छे से। तो ये हमने पूरा देख रखा है। देखो, द मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। चाहे फिजिकल चेंज की बात करें, फिजिकल चेंज मतलब क्या, ऐसे चेंज जो हमारे टेम्पररी होते हैं। जैसे मान लो अगर आइस की बात करें, है ना, आइस को पिघला के पानी बनाया, तो वापस क्या करते हैं, पानी को फ्रीज करके हम आइस बना सकते हैं, ये फिजिकल चेंज होता है। और केमिकल चेंज की बात करें, इसमें नया प्रोडक्ट बन रहा होता है। जैसे मान लो अगर मैं रस्टिंग की बात करूँ, है ना, लोहे में जब जंग लग रहा होता है, तो जंग लगने के बाद कुछ नया सा फॉर्म होता है, आयरन ऑक्साइड। जब जंग लग जाता है तो आयरन ऑक्साइड कहलाता है भैया। तो वो कुछ अलग सा प्रोडक्ट होता है एकदम, मतलब वो रिवर्स नहीं हो सकता है। वापस जंग लगे हुए आयरन को क्या आप नया आयरन बना सकते हो, नहीं।
जिस आयरन में जंग लग गई हो उसका वापस से पहला जो ओरिजिनल आयरन था नया वैसा नहीं कर सकते हो, तो आपकी केमिकल चेंज होती है जो रिवर्स नहीं की जा सकती, और फिजिकल चेंज रिवर्स की जा सकती है। तो दोनों ही चेंज अगर हो, या तो फिजिकल हो या केमिकल हो, दोनों ही के अंदर आप क्या देखते हो कि नया मास ना ही बनता है और ना ही पिछला मास को डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, मास कंजर्व रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, जिसको किसने दिया था, याद करो किसने दिया था, हाँ एंटोइन लेवॉइजर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब इसी लॉ के ऊपर हमारे एक जो है, आप देखोगे कि एक्टिविटी दे रखी है आपके एनसीईआरटी के अंदर, उसको देखते हैं। सो एक्टिविटी 3.1 इसमें क्या बोल रखा है, मेक अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ इग्निशन ट्यूब। तो हमें बेसिकली दो सोल्यूशन बनाने को बोल रहा है। पहला क्या है, कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन। देखो सोडियम कार्बोनेट हमारा जो है व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल्स होता है भैया, जैसे कैसे हमारा नमक जो है व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल्स है, उस तरीके का ये भी व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका सोल्यूशन बनाने बोल रहा है। कौन सा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन। मतलब सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोल दो तो बन जाएगा एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और घोलने के बाद उसको क्या करो, कॉनिकल फ्लास्क में डाल दो। ठीक है, किसमें डालना है, कॉनिकल फ्लास्क में। आपको यहाँ पे दिखा दूं क्या बोल रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है, एक फ्लास्क है, कॉनिकल मतलब क्या, कोन शेप्ड का। इसमें क्या करे, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख के दिखा दूं, NaCO3, ये होती है हमारी सोडियम कार्बोनेट। तो इसको मैंने यहाँ पे डाला और इसमें पानी भी डाल दिया। क्या किया हमने, H2O भी इसमें ऐड कर दिया। तो सोडियम कार्बोनेट भी है और H2O भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और क्या बोल रहा है, देखो हमें सोल्यूशन बनाना है किसका, कॉपर सल्फेट का भी। कॉपर सल्फेट जो है हमारी ब्लू कलर की क्रिस्टल्स होती है, जैसे कि व्हाइट कलर की क्रिस्टल्स थी हमारी सोडियम कार्बोनेट, उस तरीके से कॉपर सल्फेट जो ब्लू 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 क्रिस्टल्स होती है, और उसका भी सोल्यूशन बनाना है, तो उसमें पानी डालना है और पानी डाल के उसको इग्निशन ट्यूब में रख दो भैया। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्यूब लेते हैं ऐसा करके, इसको टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, जिसको इन्होंने इग्निशन ट्यूब बोल रखा है। इसी टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, क्या डालने को बोल रहा है, चेक करो जरा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की फॉर्मूला क्या होती है, CuSO4। तो कॉपर सल्फेट में आपको क्या मिलाना पड़ेगा, पानी, H2O। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉपर सल्फेट और पानी का सोल्यूशन यहाँ पे है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का। चलो दोनों हो गया काम। अब देखो क्या करने को बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, सी दैट द सोल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स्ड, पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क। तो सिंपल सा वो ये बोलना चाह रहा है कि आपका जैसे यहाँ पे सोल्यूशन है ना सोडियम कार्बोनेट का, वो तो है ही कॉनिकल फ्लास्क में, ऐसा ऐसा आपने यहाँ सोल्यूशन है। अब क्या बोल रहा है, इस इग्निशन ट्यूब को इसके अंदर लटकाओ, इसके अंदर ऐसे करके लटका दो। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूं आपको सही से दिख जाए। हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये अंदर में जो है हमारे पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ठीक है, इग्निशन ट्यूब में वो लटका रखा है, दोनों साथ में मिले हुए नहीं है। मत बोलना दोनों साथ में मिल गए, अभी नहीं मिले हैं दोनों साथ में। यहाँ पे क्या धागा से ऐसे लटका रखा है, ये हमारे पास जो है टेस्ट ट्यूब है, या इसको आप इग्निशन ट्यूब भी बोल लो। इसको हमने क्या किया, धागा से ऐसा लटका रखा है, और चूंकि ये गिर ना जाए वापस, हो सकता है ये नीचे स्लिप कर जाए किसी भी टाइम, तो स्लिप ना कर जाए इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर में कॉर्क लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉर्क लगा के मैंने क्या किया, इसको टाइट कर दिया कि अब नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो हमने इग्निशन ट्यूब को लटका रखा है किसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन के अंदर दोनों। अब देखो क्या है, अब इसके बाद क्या करो, आपने इसको अंदर डाल दिया। अब इसकी वजन आप चेक कर लो। देखो यहाँ बोल रहा है कि वे द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट केयरफुली, इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको वे करो। वे मतलब क्या, उसकी वजन चेक करो। वेइंग मशीन आता है भैया, है ना, वजन चेक करेंगे, उसे चेक करो। तो आपको लेट से कोई सा भी एक वेट मिला, लेट से एक्स ग्राम। ठीक है, एक्स ग्राम इसका एक पर्टिकुलर कोई सा वेट लेट सपोज मिला हमें। ठीक है, अब क्या करना है, आपने मेजर कर लिया वेट। अब देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद नाउ टिल्ट एंड स्वेल द फ्लास्क सो दैट द सोल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्स्ड। अब क्या बोल रहा है, इसको आप अच्छे, अभी तक तो आपने बस सिंपली लटका के छोड़ दिया था। अब क्या करना है आपको कि कॉर्क को हटा दो, कॉर्क को भी हटा दो, और क्या करो आप उसको अच्छे से मिला दो। कॉनिकल फ्लास्क पर के ऐसा 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 अच्छे से उसको क्या करो, ऐसे ऐसे करके मिला दो। तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करके आप जो उसको हिलाओगे काफी ज्यादा, तो क्या होगा, आपका दोनों सोल्यूशन मिल जाएगा। कौन सा सोल्यूशन, एक तो आपके पास जो सोडियम कार्बोनेट है पानी में, और जो कॉपर सल्फेट है पानी में, दोनों अच्छे से घुल जाएंगे। ये दोनों कंप्लीटली अच्छे से घुल जाएंगे जब आप उसको अच्छे से शेक करोगे। और जब घुल जाएगा तो लेट से यहाँ पे घुल गया, यहाँ पे हमारे पास जो है दोनों है। मैं अगर यहाँ पे दिखा दूं कलर चेंज करके, तो लेट से मेरे पास यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का भी सोल्यूशन है, और इसके अंदर अब क्या है हमारे पास, इसके अंदर अब क्या हमारे पास, क्या हमारे पास कॉपर सल्फेट का भी सोल्यूशन है, दोनों आ गया। ठीक है, अब जब आपके पास दोनों मिक्सचर मिल गया, अब इसको वे करो, अब इसका वजन चेक करो वेइंग मशीन में। अब जब इसका वजन चेक करोगे तो आप क्या देखोगे, अभी भी आपको जो है एक्स ग्राम ही मिलेगा। ठीक है, लेट से अगर यहाँ पे मेजर करने में आपको 100 ग्राम मिलता है, तो यहाँ भी आपको जो है मिक्स होने के बाद भी 100 ग्राम ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि रिएक्शन होने के पहले, इस समय तो रिएक्शन नहीं हुआ था भैया, ये अगर फर्स्ट कंडीशन था हमारा, ये अगर सेकंड कंडीशन था, तो देखो फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या है, हमारी रिएक्शन नहीं हुई थी। ठीक है ना, और सेकंड वाले केस में रिएक्शन हो गई, लेकिन दोनों केस में मास बराबर आ रहा है। तो मतलब यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको एंटोन लेवॉइजर ने समझाया था अच्छे से। अब दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थोड़ा उसको समझते हैं। ठीक है, इस लॉ में देखो क्या बताया जा रहा है, देखो नाम से थोड़ा बहुत कुछ पता चल रहा है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब इसमें क्या है कि कांस्टेंट फिक्स मात्रा में एक प्रोपोर्शन बन रहा है।
ठीक है। इसमें आप क्या देखोगे, जैसे अगर हम बात करें लेट से वाटर की बात करें, पानी की भैया H2O, तो पानी को आप कहीं से निकालो किसी भी सोर्स से, लेट से मैं रेन वाटर का वाटर को कलेक्ट कर रहा हूँ, या ग्राउंड वाटर से मैंने उठाया, या लेट से किसी नदी से, किसी तालाब से, मैंने वेल से, कहीं से भी पानी उठाया आपने, उसमें हमारा क्या वाटर एक कॉम्पोनेंट, हमारा वाटर एक कंपाउंड है भैया। कंपाउंड मतलब क्या, कंपाउंड वो कहलाते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर वाटर की बात करें, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। वाटर का फॉर्मूला H2O, मतलब इसमें क्या है, हमारा हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, मतलब पानी को बनाने के लिए दो अलग अलग एलिमेंट ने केमिकली कंबाइन किया, कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तब जाके हमारा एक वाटर बना, जो कि वाटर क्या है, कंपाउंड है। समझ में आ रहा है? तो कंपाउंड बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने किसी भी सोर्स से पानी को उठाया, पानी को उठाया, उसमें जो जो आपके एलिमेंट्स होंगे, तालाब में से उठाया उसमें भी आपको H2O देखने को मिलेगा, रेन वाटर लिया उसमें भी H2O, ग्राउंड वाटर लिया उसमें भी H2O, लेक से लिया उसमें भी H2O। मतलब क्या देख रहे हो कि जो एलिमेंट्स है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन कर रहे हैं, डजंट मैटर्स कि सोर्स क्या है उसका। ठीक है ना? आपके जो वाटर है, तो वाटर में जो है H2O, ये दोनों क्या फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है फिक्स्ड रेशियो में दोनों। ऐसा नहीं कि आपको कहीं पे जो है H3O देखने को मिल जाएगा या कहीं पे HO देखने को मिल जाएगा, नहीं होगा ऐसा। ठीक है ना? फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर रखे होंगे। थोड़ा और देखते हैं यहाँ पे, जैसे बात करें, जैसे H2O का भी हम बात चल रहा है, थोड़ा H2O पे बात करते हैं। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की भाई एटॉमिक मास कितनी होती है, उसकी एटॉमिक मास करें हाइड्रोजन की तो वो होती है 1। और चूंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 2U। आपको पता है ना कि एटॉमिक मास को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर नहीं पता होगा इसके बाद लेक्चर करेंगे एटॉमिक मास के ऊपर, वो बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है। उसमें एटॉमिक मास के साथ कुछ और भी हमारे टॉपिक्स होंगे, तो यहाँ पे वहाँ पे कवर कर देंगे उस समय। ठीक है, हाइड्रोजन की हमारी जो है एटॉमिक मास 2U हो गई। और ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी एटॉमिक मास होती है 16U। इसी कितनी होती है 16U। अब क्या करें, दोनों का रेशियो पता करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का क्या करते हैं, रेशियो पता कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2U/16U हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा अल्टीमेटली 1/8, या इसको अगर रेशियो में बोलना चाहूं तो बोलेंगे 1:8। इसका ये मतलब होता है कि हमारी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो हमेशा 1:8 के फॉर्म में आपको मिलेगा। मतलब आपके पास पानी रखा हुआ है, फ्लास्क में वाटर है, मैं पूछूंगा कि वाटर में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन करते हैं, तो वो जो है 1:8 के रेशियो में, 1:8 बाई मास के रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? उनका जो मास है, वजन है, 1:8 के रेशियो में कंबाइन कर रहा है, और ये हमेशा फिक्स्ड रहता है 1:8, कभी नहीं चेंज करने वाला है। इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं आपको कि ये चेंज करता नहीं है, इसको प्रूफ दे दिखा देते हैं आपको क्यों नहीं चेंज करता। यहाँ देखो, अगर लेट से मैं बात करूं कि मेरे पास पानी दिया हुआ है, मेरे पास लेट से बीकर में पानी रखा हुआ है और उसका क्वांटिटी बता दिया है कितना पानी है, तो लेट से अगर बोल दिया है कि उसकी उसकी वेट बता दी गई है पानी की कितनी है, तो लेट से अगर बोल दिया है कि 720 ग्राम्स है, कि हमारे पास पानी है, ठीक है, बीकर में पानी रखा है और उसका वेट 720 ग्राम है। अब बताओ कि बीकर में पानी रखा है 720 ग्राम, 720 ग्राम्स में से कितना ग्राम हाइड्रोजन का है इसमें और कितना ग्राम ऑक्सीजन का है, पता कर लो। तो देखो, चूंकि हमको रेशियो पता है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा भैया इसी रेशियो में कंबाइन करते हैं, तो इसके हेल्प से क्या करेंगे, हम पता कर लेंगे कि 720 ग्राम में कितना ग्राम ऑक्सीजन का है, कितना ग्राम हाइड्रोजन का, पता करके दिखा दे। देखो दिखाते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर दूं मैं। अब देखो यहाँ पे हमको पता है कि हमेशा ये 1:8 के रेशियो में कंबाइन करेंगे, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 1x+8x ये बराबर होगा किसके, 720 के, है ना? ये दोनों का सम जो होगा, इन दोनों का मास, वो तो 720 के बराबर ही होगा ना। इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, देखो इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 9x = 720, और इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा x = 720/9, जो कि आपको दे देगा 80। कितना आ जाएगा 80, आपकी x की वैल्यू आ गई 80। अब इस तरीके से दोनों का फाइंड कर लो। आपके पास हाइड्रोजन का कितना था, हाइड्रोजन की अगर बात करें रेशियो की, जो उसकी मास की रेशियो थी वो कितनी थी, 1x थी। अच्छा 2x कितनी थी, 1x यहाँ से आई ना, हाँ तो 1x थी, तो पता कर लो। तो x की वैल्यू कितनी 80, तो कितना आ जाएगा 80, 1 से 80 हो जाएगा भैया। तो पानी है, पानी में जो हाइड्रोजन है वो 80 ग्राम है, और ऑक्सीजन की बात करें तो वो कितना है, यहाँ पे आपने लिया हुआ था कितना, 8x। तो चूंकि x की वैल्यू कितनी है 80, तो आ जाएगा 8 8 64, या आ जाएगा 640 ग्राम्स। तो देख रहे हो 720 ग्राम्स में से 80 ग्राम पानी हो, 80 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 640 ग्राम ऑक्सीजन होगा। अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे ना, अगर आप साइड में चेक करना चाहो 80/640, तो अल्टीमेटली डिवाइड करने पे आपको वही मिलेगा, डिवाइड करोगे तो आपको 1/8 या बोल सकते हो 1:8 मिलेगा। तो कहने मत आपने क्या देखा कि रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, कि किस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे वो हमेशा फिक्स्ड है, चाहे आप किसी भी सोर्स से पानी को ले लो। समझ में आ रहा है? ये कभी नहीं बदलने वाला है। यही बात जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बताया गया है कि जब एक कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स केमिकली रिएक्ट कर रहे होते हैं उनका रेशियो जो है, रिएक्ट करने का जो रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहता है, कभी चेंज नहीं करने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो मैंने बताया H2O का। ऐसे और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे एक और दिखा दे आपको, अमोनिया का दिखा देते हैं। ठीक है, या लेट से अमोनिया नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का, सिंपल से बता देते हैं। तो आपको दिखाते, इसको मैं रब कर दूं,
एक और दिखा दे रहा हूँ, जैसे लेट से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 चेक करते हैं क्या CO2 में जो एलिमेंट्स है क्या वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं क्या, हर बार चेक करते हैं। तो अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन की एटॉमिक मास कितनी होती है, तो वो होती है 12, वो होती है 12U। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वो होती है 16। एक ऑक्सीजन एटम की एटॉमिक मास होती है 16U, यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम है तो 16 2 कितना हो गया 32, समझ में आ रहा है। तो चूंकि दो ऑक्सीजन एटम है तो इसका अल्टीमेटली मैं O2 का लिख दे रहा हूँ, कितना हो गया 32U। ठीक है, अब इसका रेशियो पता करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो पता करते हैं, कितना हो जाएगा 12U अपॉन 32U, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट इज 3/8, या बोल सकते हो 3:8, ये मिल गया। मतलब अगर आपके पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा 3:8 के रेशियो में कंबाइंड रहेंगे। 3:8 बाई मास, इन टर्म्स ऑफ मास बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास कि किस मास में उनका रेशियो कंबाइंड रहेगा, तो 3:8 के रेशियो में। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं करेंगे कि उनके एटम्स किस रेशियो में कंबाइंड है। अगर ऐसे आपसे कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर आपके पास हो तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो किस रेशियो में कंबाइंड है, तो सिंपल आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ आपको दिख रहा है कि कार्बन आपके पास एक है, यहाँ पे एक एटम है कार्बन के, और आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पे दो एटम दिख रहा है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1:2। ये इन टर्म्स ऑफ एटम बात कर रहे हैं कि उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके एटम्स किस रेशियो में कंबाइंड है। लेकिन जो 3:8 आया, ये आया रेशियो बाई मास, कि मतलब उनका जो मास था भैया 12U और 32U, वो उनके मास किस रेशियो में कंबाइंड है। समझ में आ रहा है, वो तो एटम्स की बात करें, यहाँ मास की बात करें, दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो 3:8 हमने निकाल दिया, और ये हर बार सही होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को ऐसा दिया गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी कंटेनर में ट्रैप्ड है और मेरे को बोल दिया है कि 55 ग्राम्स, अगर उसकी वजन बता दी गई है कि 55 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप्ड है, तो बताओ उस 55 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, ये बतानी है। तो आपको पता है कि 3:8 इसका रेशियो दे रखा है, मतलब दोनों को मिलाकर इकट्ठे कितना आएगा 55। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3x प्लस 8x कितना आ जाएगा 55। ठीक है, अल्टीमेटली इसको ऐड करो तो आपको मिल जाएगा 8 + 3 कितना होता है 11, तो आपको मिल जाएगा 11x इज इक्वल टू 55, और यहाँ से x कितनी आ जाएगी 55/11, जो कि आपको देगा 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरीके से आप क्या है कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का पता कर सकते हो मास कितना होगा। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन का आपने लिया था कितना 3x, तो मतलब 3 × 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, मतलब आपका 15 ग्राम कार्बन है। और ऑक्सीजन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, आपने ऑक्सीजन का 8x लिया था तो 8 × 5 ये आ जाएगी 40। तो चेक करो, तो 55 ग्राम में से 40 ग्राम ऑक्सीजन का है और 15 ग्राम कार्बन का है इन अ कंटेनर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपने क्या देखा, अगर इसको आप डिवाइड भी करोगे 15/40 को, तो डिवाइड करने में आपको यही मिलेगा, कितना मिलेगा 3:8। तो इससे ये कंफर्म होता है कि चाहे आपकी क्वांटिटी कितनी ही क्यों ना हो, समझ में आ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसकी क्वांटिटी कितनी ही क्यों ना हो, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने कहीं से भी ट्रैप किया हो, डजन मैटर्स, क्वांटिटी भी जितना भी हो डजन मैटर्स, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स जो होंगे, CO2 तो भैया पूरा पूरा एक कंपाउंड है, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से कार्बन और ऑक्सीजन, तो उसमें जो एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन है वो दोनों हमेशा फिक्स्ड रेशियो बाई मास में कंबाइन करेंगे। समझ में आ रहा है, यही था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको जोसेफ प्राउस्ट नाम के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे भैया, उन्होंने दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कुछ और बातें। यहाँ देखो, जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया था 1:8 के रेशियो में कंबाइन करते हैं, यहाँ पे बात वही बात की गई है, ये हमेशा फिक्स्ड रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और चीजें देखने को है, जो जॉन डाल्टन थे हमारे, डाल्टन साहब ने एक थ्योरी दी थी जो कि एटम के ऊपर थी। उन्होंने एटम का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया कि उसके बारे में जो जो बात करी थी सब कुछ सही हुई थी। ठीक, कुछ कुछ बात उन्होंने ऐसी भी कही थी जो आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जो कि गलत थी। आप देखोगे कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है वो फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकता है, वो सिंपलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन आप देखोगे नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे तो एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, वो सब आगे बताने को है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं जो बेसिकली इसको पोस्टुलेट्स बोलते हैं, डाल्टन्स पोस्टुलेट, उन्होंने क्या क्या बातें करी थी। सबसे पहले डाल्टन ने क्या कहा था कि ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। आपको पता है ना एलिमेंट क्या होता है, देखो हमने हमने ये सब चीज आगे बता रखा था कि हमारे जो प्योर हमने जो सब्सटेंस को कैटेगराइज किया था तो प्योर और इम्प्योर में किया था। और क्या देखा था, प्योर सब्सटेंस हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। तो अगर एलिमेंट की बात करें, मोटा मोटा बता दें एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी उसकी, तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट हमारे वैसे सब्सटेंस है जिनमें सेम टाइप के एटम्स देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक आयरन का रॉड है, अगर एक आयरन का रॉड है उसमें सारे हमारे Fe आयरन के एटम्स होंगे, है ना, सारे आपके Fe बहुत सारे लाखों करोड़ आपको आयरन के एटम्स देखने को मिलेंगे। इसमें सारे एटम्स बराबर है। या मान लो अगर मैं एक और कंडीशन मानता हूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है उसमें ऑक्सीजन गैस ट्रैप्ड है, तो आपको सारे की आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो डाई एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है भैया। ठीक है, ना ही मोनो ना ही ट्राई, डाई एटमिक फॉर्म में, कि हमेशा दो ऑक्सीजन एटम साथ में कंबाइंड रहेंगे, ऐसा नहीं कि आपको एक ऑक्सीजन एटम ऐसे इंडिविजुअल देखने को मिल जाएगा, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
O2 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 सारे ऑक्सीजन इस तरीके से आपके ऑक्सीजन गैस जो कंटेनर जिसमें ट्रैप्ड है, वो सारे उसमें O2 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देखो, जो आपके O2 है, वो O2 क्या है भैया, दो ऑक्सीजन से मिलकर बना है, दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है। कहने का मतलब चाहे मॉलिक्यूल हो या एटम हो, बेसिकली एटम्स तो सेम टाइप के है ना। अगर यहाँ भी बात करें तो एटम सारे सेम टाइप के थे, और यहाँ मॉलिक्यूल बन रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल में भी एटम सारे सेम टाइप के, तो ये एलिमेंट कहलाता है। और एक होता है हमारा जो कंपाउंड जिसको बोलते हैं, कंपाउंड में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। जैसे बात करें H2O की, पानी की, तो पानी एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि देखो हमारा हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। देखो दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट मॉलिक्यूल बना रहा है। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल बन रहा था एलिमेंट के केस में, लेकिन जो मॉलिक्यूल बन रहा था उसमें एटम सेम टाइप के थे। लेकिन यहाँ जो मॉलिक्यूल बनता है कंपाउंड के केस में, जो कंपाउंड के केस में जो मॉलिक्यूल बन रहा है, उसमें जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए उसको कंपाउंड बोलते हैं। समझ आएगी अंतर? तो ये होता है एलिमेंट कंपाउंड में अंतर। यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो हमारा एलिमेंट जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिनको एटम्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, Fe आयरन का एटम है। अगर बात करें ऑक्सीजन गैस में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो था हमारा O ये सारे हमारे ऑक्सीजन के एटम्स थे। O2 सब क्या ऑक्सीजन के हमारे एटम्स है। तो ये कहने मतलब एलिमेंट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। ठीक है, और देखते हैं कुछ बातें क्या की गई है। एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज अलाइक इन ऑल एस्पेक्ट। सही बात है भैया, अगर एक पर्टिकुलर टाइप का एलिमेंट हो, उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सारे अलाइक होंगे, लुक अलाइक होंगे, उनके सारी की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, है ना। अगर मेरे पास ऑक्सीजन है, कहीं पे अगर कंटेनर में ऑक्सीजन ट्रैप है, उसमें सारे O2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, होंगे ना। सारे मॉलिक्यूल्स में जो एटम है सेम टाइप के हैं, तो जितने भी उसमें O2 के मॉलिक्यूल्स है, वो सारे क्या एक दूसरे से लुक अलाइक होंगे। जो प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास है वो प्रॉपर्टीज मेरे पास भी होगी, है ना, ऐसे तो बोलेंगे वो लोग। जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, वो सारे उन सब एटम में बराबर से होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर दो अलग अलग एलिमेंट की बात करें, तो उन दोनों अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी भैया, जाहिर सी बात है ना। अगर आपके पास लेट से O2 हो, ऑक्सीजन गैस हो, और आपके पास लेट से हाइड्रोजन गैस हो। हाइड्रोजन भी पता है कि आपको, हाइड्रोजन भी जो है डाइएटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, मोनोएटमिक में नहीं करता है। डाइएटमिक मतलब क्या कि H2 दो हाइड्रोजन एटम हमेशा साथ में कंबाइंड होंगे, ये हमेशा सत्य है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H2, ये दोनों अलग अलग क्या है, एलिमेंट है। तो ये जो दोनों अलग अलग एलिमेंट है, इनके जो एटम्स होंगे, जैसे बात करें ऑक्सीजन की, तो वो एक एलिमेंट है भैया, उसमें O2 बहुत सारे O2 के एटम्स है। उस तरीके से बात करें अगर हाइड्रोजन की, उसमें H2 तो बहुत सारे एटम्स है सेम टाइप के। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होगी डेफिनेटली। जो ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो भी उसकी होगी कंबशन रेट वगैरह, वो सब इससे जाहिर सी बात अलग होगी, इससे अलग ही होने वाली है। तो मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग होगी, अगर एलिमेंट्स आपके अलग अलग हो। लेकिन अगर सेम टाइप के एलिमेंट्स हो, तो सेम टाइप के एलिमेंट्स में जो एटम्स होंगे, वो सारे की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहने वाली है। समझ गए? देखो, एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल, ये चीज हमने वहां भी देखा था। कहां पे देखा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर। तो वहां हमने ऐसा बात किया था कि मास ना ही बनते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। जितना मास रिएक्टेंट साइड में होता है, उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होता है। मतलब मास कंजर्व रहता है। इसी को थोड़ा घुमा के बोलते हैं, मास कंजर्व रहता है मतलब क्या, कि एटम्स कंजर्व रहता है, कि जितना एटम्स आपके रिएक्टेंट साइड में थे, प्रोडक्ट बनने के बाद भी उतना ही एटम्स आपको देखने को मिलते हैं। ये बात जो है हमारे डेल्टन साहब बोल रहे हैं। और देखो क्या बात की गई है, एटम्स ऑफ एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो एलिमेंट ही तो कंबाइन करते हैं ना। जैसे अगर बात करें वाटर की बात कर ले, तो अगर H2 और O2 ये कंबाइन करेंगे तो क्या बना के देंगे आपको? H2O। तो देखो H2 हमारा एक एलिमेंट है, उस तरीके से O2 हमारा एक एलिमेंट है। तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, दोनों कंबाइन करके बना दिए H2O। लेकिन H2O तो एलिमेंट नहीं है, H2O क्या है? कंपाउंड है। आपको पता है ना कंपाउंड के जस्ट पता क्या है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे H2O मतलब दो अलग अलग एलिमेंट ने कंबाइन करा और कंपाउंड बनाया। वही बात की गई यहाँ पे कि एटम्स ऑफ एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। बेसिकली इसको आप मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, है ना। ये भी H2O क्या है? मॉलिक्यूल भी तो है, एक कंपाउंड भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बेसिकली आप आगे चल के देखोगे मॉलिक्यूल कंपाउंड में क्या अंतर है, बताएंगे थोड़ा आगे चल के। ठीक है, अभी फिलहाल जो है दोनों को एक ही समझ लो कि आपका ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो आपके दो अलग अलग एलिमेंट ने कंबाइन करा और एक मॉलिक्यूल को बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या बात की गई है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स जब भी कंबाइन कर रहे होते हैं, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, तो छोटे छोटे स्मॉल नंबर्स में कंबाइन कर रहे होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल होल। जैसे अगर बात करें वाटर, जैसे वाटर की बात करें या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करें, तो आप क्या देख रहे हो? CO2 जो आपके पास मॉलिक्यूल है, उसमें उसमें क्या देख रहे हो कि एक कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम है। ऐसे ही तो हो रहा है भैया, एक कार्बन के एटम, दो ऑक्सीजन के एटम। और आपके पास कहीं पे CO2 गैस ट्रैप्ड है, उस CO2 गैस में सारे आपके CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब एक कार्बन हमेशा दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि भैया एक कार्बन 8 के साथ कंबाइंड है, या एक कार्बन जो है 10 ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, ऐसा तो होने वाला नहीं है।
एक कार्बन हमेशा 2 के साथ ही कंबाइंड होगा। वही बोला गया यहाँ पे कि एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, हमेशा छोटे-छोटे स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करते हैं वो टू फॉर्म कंपाउंड। समझ में आ रहा है? और देखो इन अ गिवन कंपाउंड रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। क्या बोला गया? इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट। तो अगर हम बात करें किसकी, कंपाउंड की बात करें, तो उसमें क्या होंगे, सारे जो एटम्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। वो तो कांस्टेंट है। जैसे अगर बात करें, यहाँ देख लो, जैसे बताया जा रहा है, जैसे मान लो कोई से कंपाउंड का बताओ एग्जांपल, मैं ले लूं अगर एक कंपाउंड है जैसे हमारा NH3 ले ले। NH3 तो कंपाउंड ही है। क्यों कंपाउंड है NH3? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट ने मिलके कंपाउंड को बनाया, तो ये हमारा कंपाउंड है। अब देखो इस कंपाउंड में क्या है, आपके नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो एलिमेंट है, हमेशा यही रहने वाले हैं। अगर आपके पास NH3 का गैस हो, यहाँ पर अगर NH3 को अमोनिया भी बोलते हैं, आपके पास अगर अमोनिया के गैस हो तो सारे आपके NH3 के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके अलावा और कुछ होगा क्या? नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि NH3 से NH हो गया, NH3 से NH4 हो गया, नहीं होने वाला है ऐसा। सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। वही यहाँ पे बात की गई है कि इन अ गिवन कंपाउंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, और क्या बताया गया, द रिलेटिव नंबर्स आल्सो सेम। रिलेटिव नंबर सेम मतलब क्या? गिवन कंपाउंड में जो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं उनका रिलेटिव नंबर सेम है, जाहिर सी बात है। वही रिलेटिव नंबर मतलब यही होता है कि मतलब NH3 है तो NH3 से आपको NH4 तो नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे कहीं, या NH3 से आपको N2H तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब ये फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड है, NH3 सारे का रिलेटिव नंबर फिक्स्ड है, और सारे आपको सेम टाइप के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं कंपाउंड के अंदर, ठीक है। ये बात की गई है। तो ये सारे बात जो है हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में की गई थी, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी खत्म हो गया। अब थोड़ा और देखते हैं आगे क्या बात की गई है इधर। देखो जो पोस्टुलेट डाल्टन ने दिया, उसी पोस्टुलेट को सत्य हमने देखा। जो बातें डाल्टन ने कही वही सारे बातें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर भी फिट आ रही थी, और उन्हीं में से कुछ बातें जो है हमारे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए भी सही था। डाल्टन ने क्या बोला अपने लॉ के अंदर, आपने देखा ना, डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और यही बात हमने देखा कहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि नहीं ना ही नए नए मास बनते हैं, ना ही पुराने मास डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। मास हमेशा कंजर्व रहते हैं। मास कंजर्व रहना मतलब क्या? एटम्स कंजर्व रहना, जैसे मैंने बताया था आपको कि जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने एटम्स प्रोडक्ट साइड में होंगे, तो मतलब एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो डाल्टन की ये बात कही हुई सही थी, और इसी बात के ऊपर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का थ्योरी आया। तो पहले आप याद रखो, पहले डाल्टन ने अपनी बातें रखी थी, ठीक है। अगर बात करें कि पहले किसने अपनी बात रखी, डाल्टन ने रखी कि जोसेफ प्राउस्ट ने रखी, किसने रखी भैया? सबसे पहले डाल्टन का थ्योरी आया, उसके थ्योरी को देखा जोसेफ प्राउस्ट ने और हमारे एंटोन लेवॉइजर ने, और उसके बेसिस पे उन्होंने फिर अपना थ्योरी दिया कि कंजर्वेशन ऑफ मास का था, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का था। समझ में आ रहा है? तो डाल्टन थ्योरी के बाद ये दोनों आई है, तो इसलिए देखो डाल्टन थ्योरी में एक और चीज कही गई थी, वो क्या कहा था उसने, कि द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम्स हैव फिक्स्ड मास। तो बेसिकली उसने क्या कहा था, उसने कहा था ना कि जो आपके एलिमेंट्स होंगे उनमें जितने भी एटम्स होंगे वो सारे की प्रॉपर्टीज लुक अलाइक होगी, सेम टाइप की होगी। मतलब उन सारे एटम अगर सिमिलर टाइप का एलिमेंट हो, लेट्स से मेरे पास जो आयरन का है एलिमेंट, तो उसमें जितने भी आयरन के एटम्स होंगे सबका मास बराबर सा होगा भैया। सारे आयरन के एटम्स उस आयरन एलिमेंट में बराबर से होंगे। ये बात तो हमारे पोस्टुलेट में था डाल्टन का, ठीक है। और देखो एंड द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड, ठीक है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आपने क्या देखा, जब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किया था आपने देखा कि जो जो जब कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड में जो एलिमेंट रहते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड रहते हैं हमेशा। हमेशा एक कंपाउंड में जो एलिमेंट रहता है, जिस जिस भी एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है, वो एलिमेंट हमेशा फिक्स्ड रेशियो में केमिकली कंबाइंड रहते हैं। और ये बात तो जॉन डाल्टन की थ्योरी में भी थी। उन्होंने क्या कही थी, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड आर फिक्स्ड। उन्होंने ये बात कहा था कि भैया जब कंपाउंड बनेगा तो उसमें जो एटम्स कंबाइन करेंगे वो फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन कर रहे होंगे। और इसी चीज को सब देखते हुए जो है हमारे एंटोन लवॉइजर ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का दिया था बात, ठीक है। अच्छा, ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, और कंजर्वेशन ऑफ मास का थ्योरी जो है वो हमारे एंटोन लवॉइजर ने दिया था। तो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। हमने क्या करा, एटम्स के बारे में काफी सारी बातें जानी कि एटम्स के ऊपर डाल्टन ने क्या बात कही, डाल्टन की बात को सुनकर जोसेफ प्राउस्ट ने, है ना, एंटोन लवॉइजर ने क्या उनको थ्योरी पुट किया, सब बातें हमने कर ली। लेक्चर पसंद आया दबा के शेयर करो दोस्तों के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।